Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 4th July, and I am going to start my UPSC mentorship program in a day or two, in which I will discuss current affairs from several newspapers and will also discuss static parts related to every current affair in detail. So basically we will cover current affairs in holistic way, which will help you in prelims as well as mains. So if you are interested and want to join this program, for that you have to join the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. आपको और कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली सेम डे ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा. अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट पेज पर सिर्फ एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग आर एग्ज़ाम, तो सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे. पैनल कॉल्स फॉर बूस्टिंग प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स इन गवर्नमेंट मील प्रोग्राम्स. एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई थी और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का ये कहना है जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है कोविड-19 की वजह से वो प्रॉब्लम एग्रेवेट हो गई है. तो यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम एग्रेवेट हो गई है, तो इसका सल्यूशन भी बताया है यहाँ पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने. तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के रिकमेंडेशंस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. तो रिकमेंडेशंस ये दी गई हैं दैट प्रोटीन रिच फूड आइटम्स लाइक एग्स, नट्स एंड लेग्यूम्स एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, आयरन, जिंक, फोलेट एंड विटामिन ए बी लीगली मैंडेटेड इन मील्स गिवन थ्रू फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स. तो फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स के द्वारा जो मील्स दी जाती हैं उसमें प्रोटीन को इंक्लूड करना ज़रूरी है. इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है. तो सिर्फ कह देने से इंक्लूड करना ज़रूरी है ऐसे तो इंक्लूड नहीं हो जाएगा. तो इसमें चेंज करना पड़ेगा शेड्यूल 2 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और इसको लीगली मैंडेट करने की ज़रूरत है कि ये लीगली मैंडेटेड होगा कि यहाँ पर प्रोटीन्स प्रोवाइड करने हैं और यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं. शेड्यूल 2 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एज सच तो बात करता है कि कितने प्रोटीन्स प्रोवाइड करने हैं, कितनी यहाँ पर किलो कैलोरीज देनी है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात नहीं करता है. तो शेड्यूल 2 ऑफ द NFSA lays down nutritional standards for government food safety programs like midday meal, PM Poshan and ICDS. Currently it quantifies nutrition per meal in terms of calories and protein only, लेकिन ये यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के टर्म में बात नहीं करता है. तो उसको भी यहाँ पर लीगली मैंडेट करने की बात की गई है. तो उसके लिए शेड्यूल 2 ऑफ द NFSA में इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए. तो ये यहाँ पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th डेटा से हमें ये पता चला है कि अंडर न्यूट्रिशन यहाँ पर बढ़ा है, स्टंटिंग बढ़ी है, वेस्टिंग बढ़ी है, अनीमिया अमंग प्रेग्नेंट विमेन यहाँ पर बढ़ा है. तो इन सबको कर्ब करने के लिए इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है. अभी के हम स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं और प्रपोज्ड स्टैंडर्ड्स भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे. तो आपको ये लगेगा कि स्टैंडर्ड्स याद करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है रिगार्डिंग दीज स्टैंडर्ड. तो एक बार अगर आपकी नज़रों के सामने से गया होगा तभी आप टिक कर पाओगे. लोअर प्राइमरी क्लासेस, तो करंट नॉर्म्स मैंडेट 100 ग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स, 20 ग्राम ऑफ पल्सेस, 50 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स, 5 ग्राम ऑफ ऑयल फैट, तो 450 किलो कैलोरीज एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन. अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए यहाँ पर 700 किलो कैलोरीज एंड 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन. प्रोपोज्ड स्टैंडर्ड्स जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 600 किलो कैलोरीज एंड 18 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर मील इन द फॉर्म ऑफ टेक होम राशन और THR. अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. सेकंड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. द सिटी पेज पर हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे नॉट बाई सेस. अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले वीट के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया था. Since April 6, retail prices of petrol and diesel haven't gone up, rather they have been slashed once. तो 6 अप्रैल के बाद जो पेट्रोल और डीजल के हैं उनके प्राइसेस नहीं बढ़े, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं. इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी में कट किया था, जिसकी वजह से प्राइसेस कम ज़रूर हुए हैं, बढ़े तो नहीं हैं. During these nearly 3 months, Brent crude prices have risen by about $15 पर बैरल. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं. तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो अगर यहाँ पर डोमेस्टिक अपना ऑयल बेचने की कोशिश करेंगी तो ऐसे में उनको नुकसान होगा. तो उनको नुकसान ना हो तो वो क्या करना चाहेंगी? तो वो ये करना चाहेंगी कि वो यहाँ पर बेसिकली जो ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करें. अब अगर वो एक्सपोर्ट करेंगी तो डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल की कमी हो जाएगी, जो कि सिचुएशन कुछ टाइम पहले देखने को मिली थी कि बहुत सारे ऐसे फ्यूल पंप्स थे जहाँ पर फ्यूल था ही नहीं. तो उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न ये लिया
कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो सिंस April 6 रिटेल प्राइजेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैवंट गॉन अप, लेकिन इंटरनेशनल प्राइजेस बढ़े हैं। नॉट बीइंग अलाउड टू रेज प्राइजेस हैज़ मेड ऑयल कंपनीज हेजिटेंट टू सेल फ्यूल एट अ लॉस इन द डोमेस्टिक मार्केट, और जिसकी वजह से स्टेट्स में हमें शॉर्टेज देखने को मिली है। ऑन द अदर हैंड ग्लोबल प्राइजेस लगातार राइज हो रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट रिफाइनर्स हैं वो यहाँ पर प्राइस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करने लग गए और इंडिया में फ्यूल की शॉर्टेज जैसी सिचुएशन क्रिएट होने लग गई। बाई इम्पोर्टिंग रशियन क्रूड शंड बाई वेस्टर्न बायर्स, तो रशिया ने हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑफर किया था, इसीलिए रशिया से हमने यहाँ पर ऑयल को बाय किया, और उसकी वजह से जब रिफाइन करके ये जो कंपनीज थी ये बाहर एक्सपोर्ट कर रही थी तो उसकी वजह से इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो बाई इम्पोर्टिंग रशियन क्रूड शंड बाई वेस्टर्न बायर्स एट बिलो इंटरनेशनल प्राइजेस एंड री एक्सपोर्टिंग रिफाइंड प्रोडक्ट्स टू दोज वेरी कंट्रीज, प्राइवेट ऑयल कंपनीज हैव बीन अर्निंग फिनोमिनल प्रॉफिट्स। That arbitrage opportunity has now been blocked with the नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। तो अगर ये यहाँ पर कंपनीज एक्सपोर्ट करेंगी तो इनको एडिशनल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो 6 रुपये यहाँ पर लगा दी गई है और 13 रुपये यहाँ पर डीजल पर लगा दी गई है। For every ton of petrol and diesel shipped out, exporters will have to undertake to supply half a ton in the domestic market। तो बेसिकली इसका क्या रीज़न हो सकता है कि ऐसा क्यों किया गया? तो बेसिकली रीज़न ये है कि जो कंपनीज वो यहाँ पर एक्सपोर्ट ना करें और डोमेस्टिक सप्लाई करें, जिसकी वजह से फ्यूल शॉर्टेज कंट्री में ना हो। तो एज सच अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छा स्टेप है, लेकिन अगर हम पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गलत स्टेप है, क्योंकि इससे जो इंडिया का स्टेटस है कि इंडिया कितना पॉलिसी क्रेडिबल है, तो पॉलिसी क्रेडिबिलिटी जो इंडिया की वो इससे कम होती है। अब जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर वीट को बैन कर दिया, फिर यहाँ पर 15% जो ड्यूटी है वो यहाँ पर गोल्ड के ऊपर लगा दी। तो नो लेस बैकवर्ड लुकिंग इज द सेस ऑन डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूसर्स इट इज़ एलिज्ड आर मेकिंग विंडफॉल गेन्स। तो यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर्स विंडफॉल गेन्स कर रहे हैं और यहाँ पर रियलाइजेशन कर रहे हैं प्रॉफिट का, तो आप इसको यहाँ पर प्रॉफिटेरिंग नहीं कह सकते हो एज सच। दिस व्हेन द कंट्री इज प्रोजेक्टेड एज अ ग्लोबल रिफाइनरी हब, वेदर इट इज़ द बैन ऑन द वीट शिपमेंट्स, तो वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया था। सेसेस ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पर फ्यूल एक्सपोर्ट्स के ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को लेवाई किया जा रहा है, एंड लेवाइंग अ 15% ड्यूटी ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स। तो ये जो एक्शंस हैं बेसिकली इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए किए जा रहे हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल टाइम्स में ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हो। लेकिन आप कह सकते हो कि कोविड-19 पैंडेमिक है, इन्फ्लेशन है, यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट है, तो ये तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम हुआ, बट इट इज़ इन सच टाइम्स कि आपकी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। आप पॉलिसी क्रेडिबल कंट्री हो या नहीं हो वो ऐसे ही समय में टेस्ट होता है, जो कि हम टेस्ट नहीं पास कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रीसेंट एक्शंस। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, द न्यू एनर्जी डिसऑर्डर। यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट की वजह से ही हुआ है ये न्यू एनर्जी डिसऑर्डर। तो इंडिया इज कॉट इन द वॉर्टेक्स ऑफ दिस टर्मोइल। वन, एज हैज़ बीन रिपोर्टेड, इंडिया जो है रशियन क्रूड का मेजर परचेजर बन चुका है। इफ़ दिस फिगर इज करेक्ट, रशिया इज नाउ आवर लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ क्रूड ऑयल सरपासिंग सऊदी अरेबिया एंड इराक। तो रशिया यहाँ पर हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑफर कर रहा था, हमने यहाँ पर ख़रीद लिया, जिसकी वजह से रशिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर बनने के उस पर आ चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पहले बहुत क्रिटिकल थे कि इंडिया यहाँ पर रशिया से क्यों ले रहा है, रशिया के ऊपर तो हमने सैंक्शंस लगाए हैं। फिर हमने बताया कि यूरोप जो है वो हमसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रशिया से इंपोर्ट करता है। तो जर्मनी स्टिल इंपोर्ट्स 35% ऑफ इट्स गैस फ्रॉम रशिया। तो उसके बाद यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दिया। तो पहला इशू था ये। दूसरा इशू क्या है? तो दूसरा इशू ये है जो रशिया और चाइना, तो इनकी जो दोस्ती बढ़ रही है, तो सबसे बड़ी सिचुएशन जो है वो यही है, क्योंकि रशिया हमारा लॉन्ग टर्म एलाय है। तो टू रशिया एंड चाइना हैव फॉर लॉन्ग शेयर्ड द व्यू दैट यूएस इज देयर बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट। Instead, he threw it a lifeline by expanding China's purchase of Russian oil and gas। तो ऐसे में जैसे कि चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो कोई सिचुएशन अगर और ज़्यादा डिटीरियोरेट होती है तो यहाँ पर रशिया जो है मोस्ट प्रोबेबली वो चाइना के साथ ही खड़ा रहेगा। तो हाउ माइट अ पोस्ट यूक्रेन वीकन रशिया दैट इज एन हॉक टू चाइना रिस्पॉन्ड टू इंडिया इन द इवेंट मैटर्स डिटीरियोरेट ऑन आवर बॉर्डर विद चाइना।
विल दे बी रिलायबल प्रोवाइडर्स ऑफ क्रूड ऑयल मिलिट्री इक्विपमेंट, तो क्या हम रशिया के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि रशिया और चाइना जो है वो एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो रशिया के ऊपर हमारी मिलिट्री डिपेंडेंस है तो उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। इंडिया नीड्स द गल्फ प्रोड्यूसर्स फॉर सप्लाई सिक्योरिटी, तो अभी तो हम यहाँ पर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला, हमेशा हमें रशिया डिस्काउंटेड ऑयल नहीं देगा। तो बेसिकली जो हमारी सप्लाई सिक्योरिटी है क्रूड ऑयल के लिए वो यहाँ पर गल्फ प्रोड्यूसर्स ही होने वाले हैं। Our long standing friend that is Russia is now in the bad books of our other friends जो कि यूएस और यूरोप है, और यहाँ पर जो रशिया की रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा डीपन हो रही है। तो गल्फ कंट्रीज़ आर क्रूशल फॉर एन एनर्जी सिक्योरिटी, लेकिन जो रशिया है उन्होंने यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ को रिप्लेस कर दिया है एज आर प्रिंसिपल सप्लायर। तो हमें करने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हमारे पास मिनिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन मिनिस्ट्रीज़ जो है वो सिलॉज में काम करती हैं, तो उसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होने की ज़रूरत है। वी कांट देयरफॉर अफोर्ड टू कंटिन्यू विद आवर एग्जिस्टिंग सिलॉड अप्रोच, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच होने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द वे बैकवर्ड, तो ये तालिबान के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। द फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस बाय हेबतुल्ला अखुंदजादा, तो ये सुप्रीम लीडर हैं अफगानिस्तान के तालिबान रजीम के। अब जो तालिबान है, तालिबान में यहाँ पर हमें फैक्शनलिज्म देखने को मिल रहा है, इंटरनल डिविजन्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर तालिबान की जो पॉलिसी है, तालिबान की पॉलिसी ये है कि विमेन इनका पहला टारगेट होती हैं कि यहाँ पर गर्ल्स को स्कूल जाना बंद करा दो, तो न्यू रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर विमेन के ऊपर इम्पोज कर दो। तो बेसिकली ये लोग यही कर रहे हैं। द मीटिंग वॉज क्लोज टू द मीडिया, तो यहाँ पर तालिबान के लीडर्स की एक मीटिंग हुई। अ हार्डलाइनर इन द तालिबान सिस्टम ही मेड नो कंसेशन टू द डिमांड्स बोथ बाई अफगान्स एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो बेसिकली जो यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये कहना है कि जो भी पॉलिसीज़ तालिबान बनाए दैट मस्ट बी इंक्लूसिव ऑफ माइनॉरिटीज़, और यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल जाने के लिए अलाउ किया जाए। द रूल बाय तालिबान इज़ नॉट अ नॉर्मल अरेंजमेंट, तो यहाँ पर तालिबान ने जो पावर ली है तो बेसिकली एक तरीके से टेररिज्म का यूज़ करके पावर ली है। तो द आर्म्ड ग्रुप हुज ल्यूमिनरीज इंक्लूड सेवरल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट टुक पावर बाय फोर्स, और इसके बाद यहाँ पर जो तालिबान है वो अपने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ लोगों के ऊपर इम्पोज कर रहा है, अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर इम्पोज कर रहा है। और यहाँ पर हम ये उम्मीद करें कि तालिबान जो है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर जो तालिबान है वो ये चाहता है कि तालिबान को यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाए एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन तालिबान कुछ नहीं करेगा। तालिबान यहाँ पर वुमेन को राइट्स नहीं देगा, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर तालिबान से करने की उम्मीद कर रही है। लेकिन तालिबान ये ज़रूर एक्सपेक्ट करेगा कि जो दुनिया है वो यहाँ पर तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान मान ले। तो इट इज़ गुड दैट इंडिया विच रीओपन्ड इट्स एम्बेसी इन काबुल, तो हमने यहाँ पर काबुल में अपनी एम्बेसी को वापस रीओपन कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अभी अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था, तो हमने उसके लिए यहाँ पर सप्लाईज़ भी अफगानिस्तान को प्रोवाइड किए हैं। तो बेसिकली हम अपने रिलेशंस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं विद द अफगानिस्तान। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हाई कॉस्ट ऑफ एग्री ट्रेड बैन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देयर आर रिपोर्ट्स जो कि ये सजेस्ट कर रहे हैं सॉरी कि गवर्नमेंट यहाँ पर ये सोच रही है कि राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया जाए इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए। तो अर्लियर ऑन May 13 द गवर्नमेंट बैन, तो इससे पहले गवर्नमेंट वीट एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी बैन लगा चुकी है। अब गवर्नमेंट यहाँ पर राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाने की बात कर रही है। तो दिस इज श्योरली नॉट द फर्स्ट टाइम एन अटेम्प्ट इज़ बीइंग मेड टू बैन वीट एंड राइस एक्सपोर्ट्स। 2008 में जब यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो उसके बाद भी यहाँ पर बैन लगा दिया गया था वीट और राइस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर। बाई डूइंग सो अगेन सम पीपल इन द गवर्नमेंट को ये लगता है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन कर्ब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है कि अगर आप वीट और राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दो तो अगर आपको ये लगता है कि उसके बाद यहाँ पर इन्फ्लेशन कर्ब हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन इसकी वजह से कर्ब नहीं होगा। उसका भी रीज़न बताया गया है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन कर्ब क्यों नहीं होगा। तो पहले यहाँ पर राइस का केस बताया गया है। तो इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 21 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ राइस को एक्सपोर्ट किया था। जो ग्लोबल मार्केट है राइस की वो है 51.3 मिलियन मेट्रिक टन, और इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया था? इंडिया ने यहाँ पर 21 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया था, जो कि 41% अमाउंट करते हैं ग्लोबल एक्सपोर्ट को। अब इंडिया ने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया था, उसकी वजह से जो राइस की प्राइजेज़ है वो यहाँ पर ग्लोबली कम हो गए थे। तो वी हैड आर्ग्यूड दैट सच लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स ब्रॉट डाउन ग्लोबल प्राइजेस। तो बेसिकली हमने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया कि जो ग्लोबल प्राइजेस है राइस के वो नीचे आ गए। तो हमें सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स अगर हमें मिलते उसके लिए हमें ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इससे जब प्राइस नीचे आ गए तो उससे हमें ही नुकसान हुआ। हम बेसिकली अब हमें ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स मिल पाएंगे।
इसके अलावा जो हमने राइस एक्सपोर्ट किया उसकी जो वैल्यू थी वो MSP से भी नीची थी। अब ऐसा पॉसिबल कैसे है कि उसकी जो वैल्यू है वो MSP से भी नीची थी? तो इसका एक आंसर यही है कि बेसिकली जो यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो राइस मिलना था, उस राइस का यहाँ पर साइफन ऑफ हो गया और उस राइस को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है। तो बेसिकली तभी MSP से कम हो सकता है प्राइस, और तो कोई यहाँ पर सिचुएशन दिख नहीं रही। एक सिचुएशन तो ये हो सकता है कि जो फार्मर्स है उन्होंने ही यहाँ पर MSP से कम दामों पे बेच दिया अपना राइस, और दूसरी ये हो सकती है जो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ राइस है वो यहाँ पर साइफन अवे कर दिया गया फॉर एक्सपोर्ट्स, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिया जाना था। व्हेन एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स ब्रिंग डाउन ग्लोबल प्राइजेस, इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमें ही नुकसान हुआ, हमें अब ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स को लाने के लिए। दिस इज़ अ परफेक्ट केस फॉर ऑप्टिमल एक्सपोर्ट टैक्स। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट टैक्स लगा देना चाहिए। तो बेसिकली 5 से 10% यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट टैक्स लगा सकती है कि अगर आप राइस को एक्सपोर्ट करोगे तो जो भी होगा यहाँ पर आपको फ़ायदा उसका 5 से 10% तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इससे जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है तो वो सब्सिडीज़ की कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गवर्नमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है इरीगेशन के लिए, यूरिया के प्राइस यहाँ पर सब्सिडाइज्ड है, तो इसके प्राइजेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपोर्ट टैक्स लगा सकती है। तो यहाँ पर ऑथर ने एक सोल्यूशन ये बताया है। दूसरी बात, व्हीट और राइस के एक्सपोर्ट से जो इन्फ्लेशन वो कर्ब इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जो CPI है, CPI जैसे कि इस बार 7.04% है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। जो व्हीट है वो CPI में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ 3.11% कंट्रीब्यूट करता है, और यहाँ पर जो नॉन PDS राइस है वो यहाँ पर 1.59% कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली जो 95% ऑफ द CPI इन्फ्लेशन है वो और दूसरे आइटम्स की वजह से है, ना कि यहाँ पर राइस और व्हीट। तो अगर आप 5% राइस और व्हीट का अलग भी कर दो तो 95% यहाँ पर अदर आइटम्स की वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। अब अदर आइटम्स में मेनली जो इन्फ्लेशन है वो वेजिटेबल्स की वजह से है, और वेजिटेबल्स में भी सबसे ज़्यादा टमाटो की वजह से है। एंड विद इन वेजिटेबल्स टमाटोज अलोन कंट्रीब्यूटेड 7.01%। अब क्या गवर्नमेंट यहाँ पर टमाटो के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा देगी? तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है कि यहाँ पर व्हीट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी पॉलिसीज़ है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो व्हाट ऑल दिस इंडिकेट्स इज दैट एग्री ट्रेड पॉलिसीज नीड टू बी मोर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल, ना कि यहाँ पर रिजल्ट हो ऑफ नी जर्क रिएक्शन। अब जैसे कि वेजिटेबल्स की वजह से, जो कि यहाँ पर पेरिशेबल वेजिटेबल्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो उसका सल्यूशन क्या हो सकता है? तो उसका सल्यूशन यही हो सकता है कि हमें एफिशिएंट वैल्यू चेन्स बनाने की ज़रूरत है और प्रोसेसिंग फैसिलिटी से लिंक करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर टमाटो महंगा हो गया तो यहाँ पर टमाटो प्यूरी को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ टमाटो को यूज़ किया जा सकता है। जैसे अनियन महंगा हो गया तो आप यहाँ पर ड्राई अनियन पाउडर को यूज़ कर सकते हो, अनियन फ्लेक्स को यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए हमें प्रोसेसिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो स्विच टू डिहाइड्रेटेड अनियन फ्लेक्स एंड अनियन पाउडर वुड बी द आंसर। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर पेरिशेबल कमोडिटीज़ की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो ऐसे में हमें अपनी प्रोसेसिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट्स बैन ऑन फूड आइटम्स ऑल्सो शो कि इंडिया का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो ऐसे में जैसे इजिप्ट जैसे कंट्रीज़, अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्हें यहाँ पर व्हीट की ज़रूरत है, राइस की ज़रूरत है, और अगर ऐसे टाइम में हम इनके ऊपर बैन लगा देंगे तो उसकी वजह से वहाँ की जो जनता है उनको स्टारवेशन हो सकता है। तो इंडिया इज़ इन अ फॉर्चुनेट सिचुएशन क्योंकि हम फूड को लेकर सेल्फ रिलायंट है, लेकिन एडिबल ऑयल्स को लेकर हम अभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं है, और 55 से 60% हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल्स का। अब फॉर एग्जांपल अगर इंडोनेशिया बैन कर दे एक्सपोर्ट्स को तो हमें कैसा लगेगा? तो अगर इंडोनेशिया यहाँ पर पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स को बैन कर दें तो जैसा हमें फील होगा वैसा ही सेम फील होता जब हम यहाँ पर व्हीट और राइस के एक्सपोर्ट्स को बैन कर देते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को। रिसेंटली कंक्लूडेड WTO मिनिस्टेरियल मीटिंग एज वेल एज द G7 मीट एक्सप्रेस कंसर्न्स की फूड सिक्योरिटी इन वल्नरेबल नेशंस। तो एक्सपोर्ट बैन्स की वजह से जो पुअरर नेशंस हैं उनके ऊपर हाई कॉस्ट जाती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे मस्क्यूटो स्टोरी। यहाँ पर बात की गई है PM सजेशन टू कर्ब प्रॉक्सी टीचर। अब प्रॉब्लम ये होती थी गवर्नमेंट स्कूल्स में, मोस्टली ये प्रॉब्लम देखी गई है, जो परमानेंट टीचर्स है वो अपने बिहाफ के ऊपर किसी और को भेज देते हैं स्कूल में कि तुम जाके पढ़ा दो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर ने ये दिया है, जो परमानेंट टीचर्स उनकी फ़ोटो क्लास में लगा देनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड द इशू ऑफ प्रॉक्सी टीचर्स इन विलेज स्कूल्स एट अ रीसेंट कॉन्फ्रेंस, सजेस्टिंग दैट स्टेट्स ट्राई टू कर्ब द अकरेंस बाई प्लेसिंग फोटोग्राफ्स ऑफ परमानेंट टीचर्स इन क्लासरूम्स। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से ये पता चला था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है प्रॉक्सी टीचर्स की, जहाँ पे जो टीचर्स एम्प्लॉयड है वो ना जाकर क्या करते हैं, किसी और टीचर को अपने बिहाफ पे भेज देते हैं इलीगल तरीके से पढ़ाने के लिए। इट इज़ अ मेजर इशू इन द नॉर्थ ईस्ट, पर्टिकुलरली इन नागालैंड। फिर यहाँ पर जो दूसरी प्रॉब्लम ये है
कि टीचर टू पीपल रेशियो ये हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि अभी तक नहीं हमने अचीव किया है, तो वो हमें यहाँ पर अचीव करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द RTE एक्ट, जो प्राइमरी लेवल में लगभग 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए और यहाँ पर अपर प्राइमरी लेवल पे यहाँ पर 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, तो ये रेशियो होना चाहिए। तो इस रेशियो को हमें अचीव करने की ज़रूरत है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर को लोकेशन के बारे में है, तो एक बार हम को लोकेशन फैसिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। को लोकेशन फैसिलिटीज़ आर सर्टेन डेडिकेटेड स्पेसेस इन द NSE बिल्डिंग एंड आर एक्सट्रीमली क्लोज टू द डेडिकेटेड एक्सचेंज सर्वर्स। तो यहाँ पर जो NSE का ऑफिस है उसके पास ही यहाँ पर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ से अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जल्दी प्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से बेनिफिट होगा। तो co-location facilities are certain dedicated spaces in the NSE building and are extremely close to the dedicated exchange servers where algo and high frequency traders can deploy their programs or systems। तो co-location facilities जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं टू द स्टॉक एक्सचेंज कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कंप्यूटर्स होंगे उसके बहुत पास ही co-location facilities होंगी, जिसकी वजह से अगर ट्रेडर्स यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन का जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि अगर टाइम कम भी हो गया, 1-2 सेकंड हमारा ऑर्डर लेट भी हो गया, तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑर्डर प्लेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर करोड़ों का नुकसान या फ़ायदा हो जाता है। हाउएवर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर्स मोस्टली एम्प्लॉय को लोकेशन फॉर देयर प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। अब लिमिटेशन क्या है, जो को लोकेशन फैसिलिटीज़ है वो मेनली यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं और ब्रोकर्स यूज़ करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की नेग्लिजिबल प्रेजेंस होती है को लोकेशन में। दिस प्रेफरेंशियल एक्सेस अलाउज द एल्गो ट्रेड ऑफ दिस मेंबर टू बी अहेड ऑफ अदर्स इन द ऑर्डर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर को लोकेशन फैसिलिटी से कोई भी अगर ऑर्डर को प्लेस करेगा तो वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होगा, बहुत ज़्यादा कम टाइम में एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, विंडफॉल प्रॉफिट्स हो जाते हैं उन्हें यहाँ पर। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ रीजन्स की बात की गई है, तो पहला है यहाँ पर ल्यूहांग्स। कंट्रोल ऑफ लुहांग्स हैड बीन अ की एम फॉर मॉस्को, और यहाँ पर दूसरा रीजन है डोनेट्स। और लुहांग्स और डोनेट्स दोनों को मिलाकर कहते हैं डॉनबास। तो 2 एरियाज कंप्राइज यूक्रेन्स डॉनबास रीजन। ये हम डिस्कस करेंगे इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट एंड व्हाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो ये है कहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो ये है तेलंगाना में, रामागुंडम इन तेलंगाना। इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज़ नाउ फुली ऑपरेशनल एट रामागुंडम इन तेलंगाना, और इसको यहाँ पर कमीशन किया गया है बाय द NTPC। अब NTPC का टारगेट है कि 60 गीगावाट कैपेसिटी यहाँ पर NTPC को जनरेट करनी है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 2032 तक, कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 45% ऑफ इट्स ओवरऑल पावर कैपेसिटी बाई 2032। अब व्हाट इट मीन्स, अब फ़ायदा क्या है कि सोलर प्लांट्स अगर वाटर बॉडीज़ के ऊपर हैं तो उसका ये फ़ायदा है कि आपको लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला फ़ायदा तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि जो वाटर होता है नीचे वो बेसिकली इसको कूल रखता है। और तीसरा एक इसका रीज़न ये भी है कि इससे वाटर इवेपोरेशन कम होता है। तो वाटर इवेपोरेशन कम होगा तो ज़्यादा वाटर बचेगा, उस वाटर को आप यूज़ कर सकते हो फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। व्हाट इट मीन्स, सोलर प्लांट्स कैन बी आइदर ग्राउंड माउंटेड और सेट अप ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडीज। दो दीज फ्लोटिंग फार्म्स आर अ बिट मोर एक्सपेंसिव, लेकिन इनके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि जो नीचे वाटर होता है वो इनको कूल रखता है। और तीसरी बात, यहाँ पर कम इवेपोरेशन होता है। कम इवेपोरेशन होता है इसका मतलब ये है कि ज़्यादा वाटर यहाँ पर सेव होगा फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। पैन अफ्रीकन फ्लैग, तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पैन अफ्रीकन फ्लैग, यहाँ पर जो 3 स्ट्रिप्स हैं, तो यहाँ पर जो रेड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पैन अफ्रीकन फ्लैग इज अ ट्राई कलर ऑफ रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। इट इज़ अ सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन एंसेस्ट्री अराउंड द ग्लोब। यहाँ पर जो रेड स्ट्राइप है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है ब्लड को। ब्लड यहाँ पर जो भी बहा है, अफ्रीका के लोगों ने बहाया है फ्रीडम के लिए। ब्लैक स्टैंड्स फॉर ब्लैक पीपल हु कैन क्लेम वन आइडेंटिटी अंडर द फ्लैग, और यहाँ पर जो ग्रीन है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अबंडेंट नेचुरल वेल्थ ऑफ अफ्रीका। ये हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रेट्स। हम डिस्कस कर भी चुके हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स के यहाँ पर क्या आउटकम्स रहे, लेकिन एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। In its 47th meeting last week, Goods and Services Tax Council undertook a series of rate changes। तो यहाँ पर रेट चेंजेस किए गए। जो प्री पैकेज्ड आइटम्स हैं उनको यहाँ पर जीएसटी से पहले वो एग्जेम्प्टेड थे, लेकिन अब उनको जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड रिटेल पैक्स दैट विल इंक्लूड फूड आइटम्स सच एज कर्ड, लस्सी, पफ्ड राइस, व्हीट फ्लावर, बटर मिल्क, तो इनको इंक्लूड कर दिया गया है।
लेकिन जो लूज और अनलेबल्ड आइटम्स हैं वो अभी भी एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम द जीएसटी। व्हाट आर द चेंजेस अनाउंस्ड? तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो किया गया है वो है यहाँ पर करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इनपुट के ऊपर तो टैक्सेस ज़्यादा होते हैं लेकिन आउटपुट के ऊपर टैक्स कम है। तो इनपुट के ऊपर टैक्स ज़्यादा और आउटपुट के ऊपर टैक्स कम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाएगा जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो बहुत सारे होस्ट ऑफ आइटम्स ऐसे थे जिसमें यहाँ पर इनपुट के ऊपर टैक्स ज़्यादा था आउटपुट के कंपैरिजन में, तो उसको यहाँ पर चेंज किया गया है और इसको सही किया गया है। Among services 18% GST will be levied for issue of checks। तो यहाँ पर चेक्स के ऊपर 18% GST लगेगा। सिस्टम रिफॉर्म्स में क्या किया गया है? तो यहाँ पर जो हाई रिस्क टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। जियो टैगिंग को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स, तो यहाँ पर अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट होगा गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स का तो उसके लिए ई वे बिल को मैंडेटरी कर दिया गया है। गैम्बलिंग के ऊपर 28% टैक्स लगेगा लेकिन अभी इसके बारे में डिसीजन नहीं लिया गया है, इस डिसीजन को डेफर कर दिया गया है। गैम्बलिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग, तो इसके ऊपर जो कितना टैक्स लगेगा उसको अभी यहाँ पर डेफर कर दिया गया है। वाई दीज चेंजेस? तो यहाँ पर चेंजेस करने की क्यों ज़रूरत है? तो जो जीएसटी की कॉम्पनसेशन रिजीम है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है जून को। अब 5 साल के लिए वो रिजीम थी। तो बेसिकली 2017 से लेकर 2022 तक ये 5 साल का टर्म था। तो जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई तो स्टेट्स को ये डर था कि कहीं स्टेट्स के रेवेन्यू जो है वो कम ना हो जाए। तो स्टेट्स को ये सांत्वना दी गई थी कि आपका रेवेन्यू हर साल 14% की ग्रोथ से होना चाहिए और अगर आपको हर साल 14% की ग्रोथ से रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो रहा है तो जो भी यहाँ पर कमी होगी तो वो आपको कॉम्पनसेशन के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो rate rationalization measures also assume significance given that the guaranteed compensation mechanism to states for 5 years for revenue losses arising due to GST implementation जून में यहाँ पर एंड हो गया है। लेकिन काउंसिल ने अभी तक इसको डिसीजन नहीं लिया है कि इसको एक्सटेंड करना है क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि जो GST कॉम्पनसेशन है इसको यहाँ पर एक्सटेंड किया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि इनपुट के ऊपर ज़्यादा टैक्स होता है एज़ कम्पेयर टू आउटपुट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो यहाँ पर अक्यूमुलेट होता रहता है। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्रिप्टो क्वीन, इको सेंसिटिव जोन्स, व्हाट सेंटर वांट्स, व्हाई केरला इज सीइंग प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। 3 जज बेंच ने ये रूल किया है जो नेशनल पार्क्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनके आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसको यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन की तरह कंजर्व करना पड़ेगा। तो 3 judge bench ruled that national parks, wildlife sanctuaries and such protected forest must have an eco-sensitive zone a minimum 1 kilometer from their boundaries। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो 2011 की गाइडलाइंस है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। 2011 की गाइडलाइंस क्या है? तो गाइडलाइंस बैन activities such as mining, sawmilling, polluting industries, mega hydel power projects. They regulate or restrict felling of trees, hotel and resorts, drastic changes in agricultural systems, widening of roads। अब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि यहाँ पर जो इको सेंसिटिव जोन है वो यहाँ पर 1 किलोमीटर के एरिया को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा इको सेंसिटिव जोन। तो उसकी वजह से जो वहाँ पर लोकल लोग हैं उनका लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले। इको सेंसिटिव जोन बैकग्राउंड, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 2002 में एक नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया था जिसने ये बात कही कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बाद भी एक बफर जोन होना चाहिए। तो बोर्ड का ये कहना था कि जो लैंड है लगभग 10 किलोमीटर का जो लैंड है अराउंड द नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज उसको यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन जो है उसको डिक्लेयर किया जाना चाहिए। आफ्टर सम स्टेट्स रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द 10 किलोमीटर रेंज की 10 किलोमीटर रेंज तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, तो बोर्ड इन 2005 डिसाइडेड द डिलिनेशन ऑफ ESZs वुड हैव टू बी साइट स्पेसिफिक एंड रिलेट टू रेगुलेशंस। तो उसके बाद बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि साइट स्पेसिफिक डिसाइड किया जाएगा कि इस एरिया में कितना इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये डिसीजन दिया है कि कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया है वो यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन की तरह डिक्लेयर किया जाएगा। इकोनॉमी पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।